सो वेलकम गाइस टू योर यूट्यूब चैनल लीगल अकाउंटेंसी। सो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इंटरनल एड एक्सटर्नल एड इन इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स कि इंटरप्रिटेशन करने से पहले क्या क्या रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जुडिशरी जो रूल्स फॉलो करती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सो जैसे आपको पता है ये जो हम सिलेबस कवर कर रहे हैं इट्स ऑल अबाउट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ BA LLB कोर्स एंड ऑल्सो LLB कोर्स सब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो जो एक मिनट। सो जो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वो डिवाइडेड है हमारा 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है हमारा लिटरल रूल, सेकंड है हमारा मिसचीफ रूल, थर्ड है हमारा गोल्डन रूल। सो आइए फर्स्ट रूल के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल है हमारा लिटरल रूल। लिटरल रूल इज़ ऑल्सो नोन एज प्लेन मीनिंग रूल। द वर्ड यूज्ड इन द एक्ट आर टू बी गिवन और इंटरप्रेटेड इन देयर नेचुरल और ऑर्डिनरी मीनिंग to given the natural and ordinary meaning. So it means that in a simple words we can say that लिटरल रूल जो होता है वो एक ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग देता है। इस रूल के थ्रू हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट का इन अ नेचुरल वे, ऑर्डिनरी वे में, जिस वे में वो लिखा हुआ है उसी सेम वे में इंटरप्रेट कर देना, उसको लिटरल बोलते हैं। लिटरल वर्ड से ही आप समझ जा रहे हो, लिटरली मतलब रियली। सो इट्स ऑल अबाउट इट। सो आगे बढ़ते हैं। वन मिनट। सो थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे लिटरल को। इफ़ द वर्ड आर क्लियर दे मस्ट बी अप्लाइड इवन। सो आप साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हैं वीडियो से, मैं शो कर देता हूँ आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बट अगर आप को कुछ प्रॉब्लम हो रही है नोट्स बनाने में, सो यू कैन परचेज नोट्स फ्रॉम अस इन अ वेरी मिनिमम रेट। हमारे पास एवरी सब्जेक्ट रिलेटेड टू लॉ के नोट्स अवेलेबल हैं, सो यू कैन बाय। मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दूँगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो इफ़ द वर्ड आर क्लियर दे मस्ट बी अप्लाइड इवन थ्रू द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर में हैव बीन डिफ़िकल्ट। सो इसका मतलब है कि जो वर्ड क्लियरली डिफाइन है उसकी जो इंटेंशन है लेजिस्लेचर की वो मे बी डिफरेंट हो सकती है, बट वर्ड जो है वो अगर क्लियरली डिफाइंड है तो उसको उसी वे में इंटरप्रेट कर दिया जाएगा, लिटरली वे में। सो नेक्स्ट देखते हैं हम। द लिटरल रूल इज़ व्हाट द लॉ से इंस्टेड ऑफ व्हाट द लॉ मीन्स। सेम चीज़, लिटरल मीन्स जो लॉ कह रहा है उसी को सेम एज इट इज़ इंटरप्रेट कर देना लॉ मीन्स में। सो फॉर अ डिटर्मिनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ एनी वर्ड और फ्रेज इन अ इंस्टीट्यूट वेयर कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनसर्टनिटी अराइज। ये डिटरमाइन करता है वर्ड्स को जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, अनसर्टेनिटी आती है, वहाँ पे इंटरप्रेट कर देता है इजीली। दैट्स इट। सो इट कैन बी अंडरस्टूड बाय दीज कंडीशन। इन कंडीशन से हम और अच्छे से समझ सकते हैं। सो इंस्टीट्यूट में भी इट सेल्फ प्रोवाइड अ स्पेशल मीनिंग फॉर अ टर्म विच इज़ यूजुअली टू फाउंड इन द इंटरप्रिटेशन। सो सेम चीज़ ही बोली गई है आगे के पैराग्राफ में। सो आप अगर एक बार रीड करेंगे तो यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड।
So technical words are given ordinary technical meaning if the institute has not specified any other. So इसमें हम केस लॉ, मैंने केस लॉ बताया था कि आप केस लॉ ओनली मेंशन करके आ जाइए, अगर अंदर का नहीं भी लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे इस सब्जेक्ट में, ओनली इस सब्जेक्ट में. इट्स नॉट वर्क ऑन एवरीवेयर बट हियर इट विल वर्क डेफिनेटली. सो सेकंड केस हमारा मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. बट दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो अंदर का भी कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा. इन दिस केस द एपिलेंट अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन अराइवल एट एन एयरपोर्ट डिड नॉट डिक्लेयर दैट ही हैड अ ब्राउ बाय गोल्ड with him. Gold found in his possession during search in violation of government notification as confined under section C Custom Act 1878. He was challenged under section 8 Foreign Exchange Regulation Act 1974. Also the appellant plead that his trial under the Act of 1947 was violated under the Article 21 of the Constitution relating to double jeopardy of Article 20 of the Constitution related to double jeopardy, as he was already punishable for his act by way of confiscation of his gold. It was held by Supreme Court that sea custom authority is not a code. So इस केस में जो डिफेंडेंट था वो क्या करता है, वो गोल्ड बाय करता है फॉरेन कंट्री से और उसको इंडिया में लेके आता है, और ड्यूरिंग दी चेकिंग एयरपोर्ट पे उसको पकड़ लेते हैं और उसको पनिशमेंट दी जाती है अंडर सी कस्टम एक्ट के अंडर 1878 में. सो फिर अगेन उसको ट्रायल में भी भेजा जाता है, तो वो कोर्ट में चैलेंज करता है इस मैगज़ीन के अंडर डबल जीरो पर डे के दैट कि उसको 2 बार पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं. बट इस केस में फिर इसको ओवर रूल करते हुए इस मैगज़ीन को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो सी कस्टम अथॉरिटी है वो कोर्ट नहीं है, वो कोर्ट नहीं है एक टाइप की. उसका एक जो मेन ट्रायल चल रहा है कोर्ट में वही माना जाएगा, और जो सी कस्टम अथॉरिटी ने जो एक्शन लिया है वो कोर्ट नहीं है, तो उसका एक्शन एज अ कोर्ट नहीं लिया जाएगा. वो एक एक्ट के अंडर पास हुआ है, लेजिस्लेशन है ओनली. और अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल, आगे देखते हैं. और अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल एंड द एडजुडिकेटिंग ऑफ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. कॉन्फिगरेशन ऑफ द increased rate of duty or penalty under the Sea Custom Act was not prosecution. Consequently, his trial under the Act 1947 was valid. So इस केस में बोला गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि जो सी अथॉरिटी ने एक्शन लिया वो कोर्ट का एक्शन नहीं था, सो जो ट्रायल चल रहा है सेकंड वाला वो वैलिड माना जाएगा, इनवैलिड नहीं होगा वो डबल जियोपरिडो मैगज़ीन के अंडर. सो इट वाज ऑल अबाउट अपना लिटरल रूल. सो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मिसचीफ रूल. सो मिसचीफ रूल it is called mischief rule because the focus is on crewing the mischief. Are you getting my point? So हम फर्स्ट पैरा पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि जो मिसचीफ रूल होता है बिकॉज द फोकस इज़ ऑन क्रिएटिंग द मिसचीफ, मतलब जो इंस्टीट्यूट में गलतियां हैं, मिसचीफ हो गई हैं, उनको रोकना, उन गलतियों को सॉल्व करना, उन पे इंटरप्रेट करना, वो वर्क होता है मिसचीफ रूल का.
So this rule was originated in Haydn's case in 1584. This case, it was held that there are 4 things which have to follow for true and sure interpretation. That what was. So इस केस में कुछ पॉइंट्स बताए थे जो अगर हम फॉलो करें तो वो ईज़िली जो मिसचीफ हुए हैं इंस्टीट्यूट में वो सॉल्व किए जा सकते हैं, और उनको उन कुछ चीज़ों को कुछ पॉइंट्स अगर होंगे तो उनको मिसचीफ रूल माना जाएगा. So first है, what was the common law before the making of an, मतलब इंस्टीट्यूट बनाने से पहले क्या कॉमन लॉ था, क्यों ज़रूरत पड़ी उस लॉ को बनाने की. सो सेकंड है, व्हाट वाज द मिसचीफ फॉर विच द प्रेजेंट इंस्टीट्यूट वाज इनेक्टेड. मिसचीफ डिफ़िकल्टी कहाँ पे आ रही है इंस्टीट्यूट के अंदर, इंस्टीट्यूट को इनेक्ट करने के बाद कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. फिर जो थर्ड पॉइंट है, व्हाट रेमेडी डिड द पार्लियामेंट साउट और हैड रिसॉल्व एंड अपॉइंट टू शॉर्ट डिसीज़. तो कौन सी रेमेडीज़ ली पार्लियामेंट ने मिसचीफ को सॉल्व करने के लिए. फिर नेक्स्ट है द ट्रू रीज़न ऑफ रेमेडी लेने का रीज़न क्या था, ट्रू. फिर नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ दिस रूल इज़ टू सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी. जो पर्पस है इस रूल का वो सप्रेस करना, चेंज करना मिसचीफ को, और प्रोवाइड करना, एडवांस करना रेमेडी. सो केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. स्मिथ वर्सेस हग्स 1960. इसमें जो स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट 1969 पास हुआ था, उसके डिफेक्ट्स बताए थे, उसकी कमियां बताई थी इस केस में. सो the court held that the window and balconies taken to be an extension of the word street and church was held to be correct. ये जो केस था ये ऑल अबाउट था प्रोस्टिट्यूशन को रोकने के लिए. सो इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रीट एक्ट इज़ टोटली फेल. जो स्ट्रीट एक्ट का ऑब्जेक्ट है वो टोटली फेल हो रहा है ड्यू टू सम लूप होल्स, कुछ एक्सेप्शन की वजह से. द कोर्ट यूज़ मिसचीफ रूल्स का यूज़ किया कोर्ट ने, और उसको इंटरप्रेट किया एंड से ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रीट एक्ट शैल बी फॉलोड ऑल प्रोस्टिट्यूशन punishments and shall be liable and everyone shall be liable of punishment under street act, no exception arise. Prostitution happen in street or window will be punishable offense. मतलब इस केस में फिर कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी प्रोस्टिट्यूशन करेगा तो वो लाइबल होगा पनिशमेंट का. फिर कोई भी एक्सेप्शन अलाउ नहीं होगी, फिर कोई भी उसको रेमेडी नहीं मिलेगी. सो वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये. सो ये केस इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं. एक केस लीजिए, बहुत है, एक केस इनफ है. सो नेक्स्ट रूल है हमारा गोल्डन रूल. वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो थोड़ा जल्दी करेंगे. सो गोल्डन रूल है, इट इज़ नोन एज, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. इतना ही करना है, ऊपर का नहीं करना, ये इतना ही है. इस पर पेंसिल मार्क हुआ है, नहीं पढ़ना. सो इट इज़ नोन एज अ गोल्डन रूल बिकॉज इट सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन. मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है इंस्टीट्यूट में, बेरेक्ट में, उसको ये सॉल्व करता है गोल्डन रूल. किसी टाइप की प्रॉब्लम हो जो लिटरल और मिसचीफ रूल से सॉल्व ना हो पाए, तो वो गोल्डन रूल सॉल्व करता है. ऑर्डिनरी दी कोर्ट मस्ट फाइंड द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. पहले लेजिस्लेचर की इंटेंशन फाइंड करते हैं. फिर फ्रॉम द वर्ड यूज
इन द इंस्टीट्यूट बाय गिविंग देम देयर नेचुरल मीनिंग। फिर उसकी नेचुरल मीनिंग प्रोवाइड करके उसको इंटरप्रेट किया जाता है। बट व्हेन देयर इज़ एनी absurdity while interpretation and provision of institute then the golden rule work। अब जैसे किसी इंस्टीट्यूट में कोई अनतुकी बात आ जाती है, मतलब कोई तुक ही नहीं बैठ रहा, अनरीजनेबल है, तो उसको गोल्डन रूल के थ्रू सॉल्व किया जाएगा, उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। इट रिस्पेक्ट्स द वर्ड ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट अलाउ द जज टू यूज़ मोर सेंसिबल मीनिंग। मतलब ये पार्लियामेंट के वर्ड्स की रिस्पेक्ट करता है और जो जजेस इंटरप्रिटेशन करते हैं वो रीजनेबली करें, ये गोल्डन रूल में बोला गया है। सेंसिबल हो, इसकी कुछ डिसएडवांटेज हैं नीचे। व्हाट सीम्स टू बी एब्सर्ड टू वन जज मे नॉट बी टू अनदर। मतलब एक जज अपनी अगर इंटरप्रिटेशन करता है तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि दूसरा जज उसे समझ ना पाए, क्योंकि सबके व्यूज़ डिफरेंट होते हैं। सो आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। सो इट इज़ वेरी लिमिटेड एंड इट इज़ यूज्ड इन अ रेयर केस ओनली वेयर आर नो रियल गाइडलाइन व्हेन इट कैन बी यूज। ये बहुत रेयर केस में यूज़ होता है। यहाँ पे एक और केस लॉ इम्पॉर्टेंट, ली वर्सेस केनैप। This case held the requirement of the section had not been followed by driver. He had no stopped for reasonable period। मतलब ये ऑल अबाउट है ट्रैफिक रूल्स के ऊपर केस है ये। अब आगे हम पढ़ते हैं हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। When two or more provision of the same institute are repudiated, the court will try to control the provision in such a manner if possible to give effect to both by harmoniously them with each other। Court may do so by regarding two or more apparently conflicting provision as dealing with situation or by holding that one provision merely provides for an exception the general rule contained in the other। सो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का सिंपल मीनिंग यही है कि जब दो बेरेक्ट या एक्ट या इंस्टीट्यूट आपस में क्लैश करते हैं, मतलब सेम हो जाते हैं, फिर वो क्रॉस कट करते हैं एक दूसरे को। सो उस टाइम पे जुडिशरी कुछ ऐसे इंटरप्रेट करती है कि दोनों जो एक्ट्स हैं वो एक दूसरे को कट आउट ना करें, एक दूसरे पे ओवर रूल ना करें या एक दूसरे को चैलेंज ना करें, तो एक साथ उनको लाके एप्लीकेबल कर देते हैं कि वो दोनों एक साथ एप्लीकेबल हों, दोनों फंक्शन करें एक साथ मिलके। सो यही था हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब। सो थैंक यू सो मच and stay tuned with us and check out our playlist about interpretation of institute। सारी वीडियोस अवेलेबल है उसमें। थैंक यू सो मच।